जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है उसको हम लोग सैनवेट क्रेडिट के नाम से जानते हैं। हम लोगों ने दो चीज़ें देखी। पहला, एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज एक्ट 1944 देखा था। हम लोगों ने सर्विस टैक्स देखा था। जब हम कोई सामान मैन्युफैक्चर करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं, बात नहीं, तो हो सकता है कि हम, ढंग से सुनना, अगर हम कोई सामान मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हो सकता है कि हम लोगों ने इनपुट खरीदा हो, रॉ मटेरियल, हो सकता है कैपिटल गुड्स खरीदा हो, प्लांट एंड मशीनरीज एक्सेट्रा, हो सकता है हमने कोई इनपुट सर्विस ली हो, सीए की सर्विसेज, आर्किटेक्चरल सर्विसेज, सारी चीज़ें। और जब मैंने इनपुट यूज़ किया था और कैपिटल गुड्स यूज़ किया था तो इनको खरीदते समय हमने एक्साइज ड्यूटी पे की हो सकता है नहीं। एक्साइजेबल गुड्स अगर आपने खरीदे होंगे तो एक्साइज ड्यूटी पे करके खरीदे होंगे। अगर आपने इनपुट सर्विसेज ली हैं तो आपने सर्विस टैक्स का पेमेंट किया, हो सकता है आपने ये टैक्स पेमेंट किया हुआ है। अब आप जो इस चीज़ों को मिक्स करके या तो आउटपुट गुड्स बनाएंगे या तो फिर आउटपुट सर्विसेज देंगे, बोलते क्यों नहीं? जब आप इन चीज़ों को देंगे, फिलहाल हम आउटपुट सर्विस की बात नहीं कर रहे हैं, हम मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर की बात कर रहे हैं। जब आप इन आउटपुट गुड्स को सेल करेंगे तो फिर आपसे मांगा जाएगा क्या? एक्साइज ड्यूटी नहीं मांगा जाएगा। एक बार सामान खरीदते समय हमने ड्यूटी का पेमेंट कर दिया है, दोबारा जब हम इस सामान को सेल करेंगे तो हमसे फिर ड्यूटी चार्ज की जाएगी। कुछ याद आया क्या? वैट। और वैट में ये कंसेप्ट बहुत अच्छी तरह हम लोगों ने देखा था कि एक ही सामान पर दो बार टैक्स उचित नहीं है। क्या होना चाहिए बताओ, क्या होना चाहिए? जितना ऑलरेडी पेड ड्यूटी है वो इनपुट टैक्स है और उन इनपुट टैक्स का हम क्या ले लेते हैं? क्रेडिट ले लेते हैं। ये नाम हम लोग जानते थे वैट में। यहाँ पर भी वही चीज़ है, लेकिन इनपुट टैक्स क्रेडिट के नाम से नहीं, सैनवेट क्रेडिट के नाम से, ज्वाइंटली गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओहो, जीएसटी। हम फिलहाल जीएसटी नहीं पढ़ रहे, हम क्या पढ़ रहे हैं? सैनवेट क्रेडिट पढ़ रहे हैं। तो गुड्स पर टैक्स और सर्विस पर टैक्स, उन दोनों का जब मिल करके हम क्रेडिट लेते हैं तो उसको हम नाम देते हैं सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स क्रेडिट। जब हम केवल सैनवेट वर्ड बोलते हैं, जब हम केवल सैनवेट वर्ड बोलते हैं, इसका मतलब हम एक्साइज ड्यूटी की बात कर रहे हैं। जब हम केवल सैनवेट की बात करते हैं तो इसका मतलब हम केवल एक्साइज ड्यूटी की बात कर रहे हैं। क्लियर है? और जब उस एक्साइज ड्यूटी के क्रेडिट लेने की बात करते हैं तो हम सैनवेट क्रेडिट की बात कर रहे हैं।
तो पहले जब था, आज से 3-4 साल पहले, 5 साल पहले, वहां पे 5-7 साल पहले सैनवेट क्रेडिट का मतलब केवल एक्साइज ड्यूटी के क्रेडिट से था। वहां सर्विस टैक्स की ड्यूटी को कंपाइल नहीं किया गया था। लेकिन अब अगर हम बात करते हैं तो वहां सैनवेट क्रेडिट का मतलब एक्साइज ड्यूटी के क्रेडिट के साथ साथ सर्विस टैक्स की क्रेडिट को भी शामिल करते हैं। यानी अब हम केवल एक्साइज ड्यूटी के क्रेडिट की बात नहीं करेंगे बल्कि सर्विस टैक्स की भी क्रेडिट के साथ बात करेंगे। यानी दोनों एक्ट हमारे दिमाग में क्लियर होने चाहिए, तब तो हम क्रेडिट ले पाएंगे। एंड कंबाइंड वे इट इज नोन एज सैनवेट क्रेडिट। क्लियर है, पक्की बात है, ये चीज समझ में आया इसका हिसाब। अगर हम इसकी बात करें सर्विस टैक्स की, तो सर्विस आउटपुट सर्विस देने वाला बंदा, जो सर्विस दे रहा है मैं, या तो हम इनपुट यूज करेंगे नॉर्मली, ये इनपुट है, बोलो ना, ये इनपुट है, बोलते क्यों नहीं? ये बुक्स क्या है? ये इनपुट है। 2 मिनट के लिए मान लेते। इन इनपुट्स पर और कैपिटल गुड्स पर मैंने क्या दिया होगा? बोलो ना, एक्साइज ड्यूटी दिया होगा खरीदते समय। और बात नहीं, हो सकता है मैं कोई सर्विस दे रहा हूं, उसके लिए मैंने किसी की इनपुट सर्विसेज भी ली। सीए की सर्विसेज ले सकता हूं, आर्किटेक्चरल सर्विसेज ले सकता हूं, और मैंने उस पर क्या पे किया? सर्विस टैक्स। बोलो ना सर, ये तो दोनों सेम आ रहा है। और जब हम आउटपुट सर्विस देते हैं तो उस समय हमसे कहा जाता है कि आप कौन सा टैक्स दो। तो सर्विस टैक्स देंगे तो किस चीज की क्रेडिट ले लेंगे? इन दोनों की क्रेडिट। इसको हम देते हैं नाम सैनवेट। ओहो, एक ही चीज तो है। तो अब हम जो बात करने जा रहे हैं इस चैप्टर में, ये तो क्लियर हो गया किसकी बात करने जा रहे हैं। हम किसी और की बात नहीं कर रहे, किसी और की बात नहीं कर रहे, केवल सैनवेट क्रेडिट की बात कर रहे हैं। बोलो, जब लास्ट टाइम हम तुम लोग को सर्विस टैक्स पढ़ा रहे थे तो मैंने तुम लोग कहा था इनपुट टैक्स, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर छोड़ दो, ये हम पढ़ाएंगे सैनवेट क्रेडिट में, बोला था। आएगा मौका, उसको भी देखेंगे। फिलहाल अब समझ में आया हम लोग किस चीज़ पर डिस्कशन करने जा रहे हैं? नहीं, हम इस क्रेडिट की और इस क्रेडिट की बात करने जा रहे हैं। बिल्कुल इत्मीनान से समझना, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कंसेप्ट एक बार यहाँ बैठ गया कि हम बात किसकी करने जा रहे हैं, सारी चीज़ें। अभी देखो ना, हम लोग आउटपुट सर्विस की डेफिनेशन देखेंगे, हम इनपुट टैक्स की बात, इनपुट की बात करेंगे, इनपुट टैक्स की बात करेंगे, कैपिटल गुड्स की बात करेंगे, कैपिटल गुड्स टैक्स की बात करेंगे, इनपुट सर्विस की बात करेंगे, इनपुट सर्विस टैक्स और इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर की बात करेंगे। सैनवेट क्रेडिट क्या होता है, किन किन ड्यूटीज का हमको सैनवेट क्रेडिट मिलता है? क्योंकि जब हम लोगों ने एक्साइज ड्यूटी पढ़ी थी तो ढेर सारी एक्साइज ड्यूटी के बारे में पढ़ा था। बेसिक एक्साइज ड्यूटी, स्पेशल ड्यूटी ऑफ एक्साइज पढ़ा था ना? हाँ या ना? पक्की बात है। एग्जेम्प्टेड गुड्स क्या होते हैं, एग्जेम्प्टेड सर्विसेज क्या होती हैं, ये सब अब हम लोग देखने जा रहे हैं। एक पहाड़ आने वाला है, ठीक। लेकिन हाँ, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ तक पहुँचने के लिए अब हमें कई चीज़ों को जानना पड़ेगा। चलिए, हम अभी कोई डेफिनीशन नहीं बताने जा रहे, क्योंकि डेफिनीशन तो तब बताएंगे जब तुम लोग को उसकी ज़रूरत महसूस होगी। नहीं, अगर हम अभी डेफिनीशन बताएंगे, सर ये बता क्यों रहे हैं, पता ही नहीं चलेगा रीज़न क्या है। शुरू के पेजेस में आपको डेफिनीशन ही मिलेंगी, कोई ज़रूरत नहीं है सर पहले आप हमें बताइए कि ये क्या होता है। जब हमको ये, जैसे अभी आपने ये बताया, तो अब हमको ज़रूरत महसूस हो रही है इनपुट की डेफिनीशन, कैपिटल गुड्स की डेफिनीशन, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर की डेफिनीशन, इन सबको बताइए। थोड़ा आगे बढ़ जाते, पहले सैनवेट क्रेडिट में किस चीज़ की क्रेडिट मिलती है वो देख ले।
थोड़ा उल्टा चलते हैं, पहले हम इसकी सैनवेट क्रेडिट की बात कर लेते हैं, किन किन ड्यूटीज की हमको क्रेडिट मिलेगी, उसके बाद वापस लौटेंगे, तब हमारे सामने हमारा टारगेट दिखेगा। क्लियर? थोड़ा उल्टा चलने की कोशिश करते हैं जिसमें हमको समझ में आए। टफ करना हो तो बोलो, हम डायरेक्ट डेफिनेशन से स्टार्ट करें, ठीक है ना? हटाएं, लिखना नहीं है क्या बेटा? ये कहीं मिलेगा नहीं है, मैं बता दे रहा हूं। हटा सकते हैं इसको, चलो, हो सकता है अभी काम आए। आपके पास डेफिनीशन दी हुई होगी सैनवेट क्रेडिट की। अभी हम कुछ भी नहीं बता रहे, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, केवल आपका एक बैकग्राउंड क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। सैनवेट क्रेडिट क्या होती है, रूल्स क्या हैं क्या नहीं, अभी हम उस लफड़े में पढ़ना नहीं चाहते। सैनवेट क्रेडिट को क्या कहेंगे या सैनवेट क्रेडिट की डेफिनीशन क्या दी है, सुनो ना, यही तो होगी सैनवेट क्रेडिट की डेफिनीशन। अंतर यह है केवल हमें अब ये बता दो कि इन ड्यूटीज में कौन कौन सी ड्यूटीज आती हैं। सर्विस टैक्स में तो हमें मालूम है कौन सी टैक्स आता है, केवल सर्विस टैक्स, एजुकेशन सेस एंड सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन, तीन, यही तीन होते हैं, सर्विस टैक्स, एजुकेशन सेस एंड सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन, बस ना, ये तीन इसमें शामिल होते हैं, इसके अलावा तो कुछ नहीं। तो सैनवेट क्रेडिट में जब भी बात करेंगे इन तीनों टैक्स की बात करेंगे। इसमें कई सारी ड्यूटीज और उसमें डाल दो एजुकेशन सेस और सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन, बचे कौन कौन से वो देख लेते हैं। डेफिनीशन दी हुई है सैनवेट क्रेडिट, सैनवेट क्रेडिट के बारे में दिया हुआ है, मैं पढ़ूंगा, ढंग से सुनना, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, और अगर ये समझ में आया तो अपने आप देखो चीजें क्लियर होती जाएंगी। लिखा है मैन्युफैक्चरर इधर एंड एन आउटपुट सर्विस, ओके, इसके बारे में बोल रहे हैं। मैन्युफैक्चरर एंड एन आउटपुट सर्विस प्रोवाइडर कैन टेक द सैनवेट क्रेडिट, हाँ या ना, ऑन ड्यूटी पेड ऑन इनपुट और ड्यूटी पेड ऑन कैपिटल गुड्स और ड्यूटी पेड ऑन इनपुट सर्विसेज। हो तो क्या है, देखो डेफिनेशन हो गई यहां तक, आगे देखिए भैया सैनवेट क्रेडिट का मतलब क्या है। सैनवेट क्रेडिट का मतलब ये कि अगर कोई मैन्युफैक्चरर या आउटपुट सर्विस प्रोवाइडर जिसने इनपुट पर, कैपिटल गुड्स पर या इनपुट सर्विसेज पर, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो या आउटपुट सर्विस प्रोवाइडर हो, अगर कोई ड्यूटी पे की है, सर्विस टैक्स पे किया है, देन दे कैन गेट द बेनिफिट ऑफ दैट टैक्सेस, दैट्स इट, दैट इज नोन एज सैनवेट क्रेडिट। अच्छा, such credit of excise duty and service tax, such duty of excise duty and service tax, देखो ना इधर देख, दोनों को मिलाकर, सच सर्विस टैक्स और एक्साइज ड्यूटी टुगेदर नोन एज सैनवेट क्रेडिट, दोनों को मिला करके हम क्या बोलेंगे, दोनों को मिलाकर क्या बोलेंगे, सैनवेट क्रेडिट। अच्छा, दिस क्रेडिट कैन बी यूटिलाइज्ड, this credit can be utilized to pay excise duty on final product or service tax on output services as per the Sandvit credit rules 2004। ओके, बस था ना बहुत बड़ा लोचे वाला काम, नहीं? अब हटा सकते हैं इसको, हटा सकते हैं। अगर अब हमसे कोई पूछे सैनवेट क्रेडिट बताओ, वो भी रूल 3 जरा बताओ, रूल 3, तो हम उसको कितनी आसानी से बता सकते हैं। हम कह सकते हैं कि इफ़ एनी मैन्युफैक्चरर और आउटपुट सर्विस प्रोवाइडर पेज एनी टैक्सेस ऑन इनपुट और ऑन कैपिटल गुड्स और ऑन इनपुट सर्विसेज, दे कैन टेक द बेनिफिट ऑफ दोज टैक्सेस while they are paying the taxes on output goods or on output services, and commonly what one commonly service tax and excise duty benefit known as सैनवेट क्रेडिट। बात खत्म हो गई। अच्छा, कौन कौन से टाइप्स होते हैं ड्यूटीज के, देखो ना, पहला दिया हुआ है बेसिक एक्साइज ड्यूटी। ओहो, हम तो समझ गए सर,
इसमें बेसिक एक्साइज ड्यूटी आती है, बेसिक एक्साइज ड्यूटी जो एक्साइजेबल गुड्स के सीटा 1985 के टैरिफ, सीटा के 1985 के शेड्यूल 1 में मेंशन होता है, याद होगा? हाँ है ना, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, है ना, एक्साइजेबल गुड्स। एक्साइजेबल गुड्स सेक्शन 2D बताया गया था। एक्साइजेबल गुड्स मीन्स द ड्यूटी ऑफ एक्साइज। अरे भैया तुम लोग पढ़ने रहिए, नहीं पढ़ रहे घर पे, नहीं याद है, पीछे जाकर देखना चाहोगे या आगे बढ़ जाएं? एक्साइजेबल गुड्स मीन्स, एक्साइजेबल गुड्स मीन्स the goods on which the duty is subject to tax, as being subject to a duty of tax and includes salt. याद है? mentioned in सीटा 1985। एक बार पीछे जाकर देख ही लो अगर मन करे तो, एक्साइजेबल गुड्स क्या होता है। एक्साइजेबल गुड्स मीन्स ड्यूटी ऑफ एक्साइज as being subject to a duty of excise mentioned in सीटा 1985 but includes salt। याद आया? ना पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है, इधर देखो, क्लियर? तो बेसिक एक्साइज ड्यूटी शामिल है, इसमें भी बेसिक एक्साइज ड्यूटी शामिल है। दूसरा NCCD, नेशनल कैलेमिटी कंटिजेंट ड्यूटी, नेशनल कैलेमिटी कंटिजेंट ड्यूटी, ये भी हम लोगों ने देखा था एक्साइज ड्यूटी के टाइप्स में। सेकंड और थर्ड हम लोगों ने कहा था कि जो स्पेशल ड्यूटी ऑफ एक्साइज होता है वो एग्जेम्प्ट है आज की डेट में, लगभग सारे प्रोडक्ट्स पर। क्या है? अरे भूल गए, याद है? अच्छा याद है तो ठीक है, नहीं तो हम पीछे नहीं जाने जा रहे। बेसिक एक्साइज ड्यूटी, दूसरा नेशनल कंटिजेंट, नेशनल कैलेमिटी कंटिजेंट ड्यूटी, और तीसरा एजुकेशन सेस एंड सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस। बोलो, नीचे देखो, CVD, एडिशनल ड्यूटी लेविएबल अंडर सेक्शन 355 ऑफ द कस्टम्स टैरिफ एक्ट, कस्टम्स टैरिफ एक्ट अंडर द सेंट्रल एक्साइज एक्ट, उसके नीचे लिख दो अंडर द सेंट्रल एक्साइज एक्ट। ये स्पेशल ड्यूटी है, काउंटर वेलिंग ड्यूटी, जिसको हम लोग CVD के नाम से बोलते हैं, स्पेशल CVD, काउंटर वेलिंग ड्यूटी, जो एक्साइज ड्यूटी की तरह चार्ज होती है, लेकिन कस्टम्स एक्ट से वहां से रेट्स निकाले जाते हैं। कहाँ से रेट्स निकाले जाते हैं? कस्टम्स से रेट निकाले जाते हैं, लेकिन चार्ज किस में होती है? एक्साइज ड्यूटी में, ठीक है ना, एक्साइज एक्ट में। और सर्विस टैक्स, एजुकेशन सेस एंड सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस। एडिशनल ड्यूटी ऑफ एक्साइज लेविएबल ऑन पान मसाला एंड टोबाको। बोलो पक्का? कुल मिलाकर हमने ये देखा कि इन टैक्सेस में कौन कौन से टैक्स आते हैं। बेसिक एक्साइज ड्यूटी तैयार है, NCCD, नेशनल कैलेमिटी कंटिजेंट ड्यूटी तैयार है, और स्पेशल ड्यूटी ऑफ एक्साइज मीन्स स्पेशल CVD, काउंटर वेलिंग ड्यूटी एज पर द कस्टम्स एक्ट, वो भी तैयार है। एजुकेशन सेस तैयार हो गया, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस खत्म। इसकी बात करें, सर्विस टैक्स, एजुकेशन सेस एंड सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन, ये सारी ड्यूटीज अब दिमाग में आ गई। हम उन्हीं के क्रेडिट की बात बोल रहे हैं। पेड ऑन, सब पर नहीं, ये ड्यूटी जो मैंने पे की हैं किस पर पेड हैं? लिखा है पेड ऑन। नंबर 1, एनी इनपुट, सर बताने की जरूरत नहीं है, ये किस पर पेड है? ऑन एनी इनपुट। किस पर पेड हैं? ऑन एनी कैपिटल गुड्स। बोलो ना, किस पर पेड हैं? और बाय द प्रोवाइडर ऑफ आउटपुट सर्विसेज एज अ इनपुट सर्विसेज। क्लियर? हाँ या ना? बोलो, पक्की बात है? फिर से बोलें, सैनवेट क्रेडिट में कौन कौन सी ड्यूटीज आएंगी? बेसिक एक्साइज ड्यूटी, बेसिक एक्साइज ड्यूटी, NCCD, काउंटर वेलिंग ड्यूटी, एजुकेशन सेस, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन, सर्विस टैक्स,
एजुकेशन सेस, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस, पेड ऑन, सुनो, ऑन एनी इनपुट गुड्स, ऑन एनी कैपिटल गुड्स और ऑन एनी इनपुट सर्विसेज। हाँ है ना, प्रोड्यूस और मैन्युफैक्चर्ड बाय द एक्साइजेबल गुड्स या आउटपुट गुड्स, और पेड बाय आउटपुट सर्विस प्रोवाइडर ऑन दीज थिंग्स। क्लियर है, पक्की बात है, अब तो कोई डाउट नहीं रहा। आउटपुट सर्विस वाले ने ये ड्यूटीज पे की हूँ, गुड्स बनाने वाले ने ये ड्यूटीज पे की हूँ, ड्यूटीज वही है। अब दोनों को मिलाकर हम सैनवेट क्रेडिट ही बोलते हैं। पॉइंट्स टू बी नोटेड, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हम यहां पर अभी नहीं बढ़ेंगे, हम अब जाएंगे अपनी डेफिनेशन पार्ट पर, क्योंकि अब हमारे दिमाग में ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि अब हमको पढ़ना क्या है। बेसिकली इसी के लिए पूरा जो रूल सिस्टम बना हुआ है, जिसको हम कहते हैं सैनवेट क्रेडिट रूल्स 2004, सैनवेट क्रेडिट रूल्स 2004। अब हमारे दिमाग में एक कंसेप्ट बैठ गया कि हमको पढ़ने क्या है, हटा सकते हैं। अब हम बात करेंगे सबसे पहले डेफिनीशन पार्ट की, और डेफिनीशन पार्ट में सबसे पहली डेफिनीशन दी हुई है सैनवेट क्रेडिट रूल्स 2004 में। सबसे पहली डेफिनीशन दी है रूल 2 में कैपिटल गुड्स। डेफिनीशन किसकी दी है? कैपिटल गुड्स। आराम से समझना, मज़ा आने वाला है। बच्चे इसको रटते हैं और तुम लोग रट करके ही जाओगे, पक्की बात है, लेकिन समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रटना बाद में। कैपिटल गुड्स मीन्स ये चार चीज़ें, कैपिटल गुड्स मीन्स ये चार चीज़ें। तीन तो मोटर व्हीकल हैं, तीन तो मोटर व्हीकल हैं, समझना पहला ही है। 2, 3, 4 वो मोटर व्हीकल से रिलेट करती हैं, समझना केवल पहले को है। कैपिटल गुड्स मीन्स नंबर 1 द फॉलोइंग गुड्स। मैं नंबर 1 की बात बता रहा हूं। द कैपिटल गुड्स मीन्स नंबर 1 द फॉलोइंग गुड्स। अब उसमें एक लिस्ट बनी हुई है। पहला, ऑल गुड्स फॉलिंग अंडर द चैप्टर 82, 84, 85, 90 हेडिंग 6805। दैट्स इट। क्या होता है बाद में आएगा, डिस्कशन हम करेंगे, अभी हमारा पर्पस इनके डिटेल में जाने का नहीं। 82, 84, 85, 90 बस इतना याद रखो ना, 6805 छोड़ दो हेडिंग। 82, 84, 85, 90 all the goods all the goods falling under chapter 82, 84, 85, 90 heading 6805। फिलहाल हेडिंग को छोड़ देते हैं, छोड़ते छोड़ते याद तो हो ही जाएगा। दूसरा, पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट। हम किसकी बात कर रहे हैं, किस चीज को डिफाइन कर रहे हैं? कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स याद आया कि अगर हम किसी फर्नीचर को, किसी बिल्डिंग को, किसी प्लांट को, अगर हम किसी गुड्स को आउटपुट देने में यूज़ कर रहे हैं, और जब हम सामान वो खरीदे थे कैपिटल गुड्स, तो उस पर मैंने ड्यूटी पे की थी, उस पर मैंने ड्यूटी पे की थी। अब अगर ड्यूटी पे की थी तो उसकी क्रेडिट मिलनी चाहिए, भले ही वो कैपिटल गुड्स पर क्यों ना हो, भले ही वो कैपिटल गुड्स पर क्यों ना हो। और अभी हम बात कर रहे हैं, केवल कैपिटल गुड्स की बात कर रहे हैं, और कैपिटल गुड्स में केवल इतनी ही चीजें आएंगी, इसके अलावा कैपिटल गुड्स नहीं आएंगे। तुम्हारे दिमाग में अगर यह है कि सारे कैपिटल गुड्स की बात करें, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द ऑल टाइप्स ऑफ कैपिटल गुड्स, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट ऑल दीज गुड्स विच आर डिफाइंड इन रूल 2। क्लियर है? तो कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन में साफ साफ लिखा है, द कैपिटल गुड्स नेमली नंबर 1 ऑल द गुड्स फॉलोइंग। पहला all the goods falling under chapter 82, 84, 85, 90 heading 6805। दूसरा, पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स भी इसमें आ जाएंगे। एंड तीसरा, कंपोनेंट्स, स्पेयर्स एंड एसेसरीज ऑफ द गुड्स। ऊपर के दोनों के कंपोनेंट्स, स्पेयर्स एंड एसेसरीज पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट या चैप्टर 82, 84, 85, 90 के स्पेयर्स या एसेसरीज भी आ जाएंगे।
वो सामान तो आएंगे आएंगे, उनके स्पेयर्स एंड एसेसरीज भी आ जाएंगे। तीसरा, मुड्स एंड डाइज, जिग्स एंड फिक्सचर्स, रिफ्रैक्टरीज एंड रिफ्रैक्टरीज मटेरियल्स, ट्यूब्स एंड पाइप्स एंड फिटिंग देयर ऑफ, स्टोरेज टैंक एंड मोटर व्हीकल। ये पहली लिस्ट थी। बताया गया ऑल द गुड्स फॉलोइंग 82, 84, 85, 90, 6805 हेडिंग, पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, जिग्स एंड फिक्सचर्स, मोड्स एंड डाइज, रिफ्रैक्टरी एंड रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स और कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स स्पेयर्स एंड एसेसरीज ऑफ 1 and 2 एंड ट्यूब्स एंड पाइप्स, स्टोरेज टैंक एंड मोटर व्हीकल। दैट्स इट। इतनी दिमाग में चीज़ें हैं। ये हम लोग का कैपिटल गुड्स का पहला पॉइंट हुआ। यूज्ड, ओहो, मतलब ये वो चीज़ें हैं जो पहले पॉइंट में मैंने इतनी चीज़ें बताई, ये केवल यहाँ यूज़ होनी चाहिए, तभी तो ये कैपिटल गुड्स होंगी सैनवेट क्रेडिट रूल के तहत। सैनवेट क्रेडिट अगर आपको कैपिटल गुड्स पर लेना है तो कोई भी चीज़ जो चैप्टर 82, 84, 85, 90, 6805 की हेडिंग में आती हो, वो यूज़ हुई हो, मैं केवल पहले पॉइंट को लेकर, पहले पॉइंट को लेकर बात कर रहा हूँ, वो यूज़ हुई हो कहाँ पे? इन द फैक्ट्री, इन द फैक्ट्री, आउटसाइड द फैक्ट्री, इन द फैक्ट्री एंड आउटसाइड द फैक्ट्री। चैप्टर 82, 84, 85, 90 की जो चीज़ें हैं वो कहाँ यूज़ हुई हो? इन द फैक्ट्री और आउटसाइड द फैक्ट्री। लेकिन इंपॉर्टेंट है इन द फैक्ट्री, इन द फैक्ट्री बट डजंट इंक्लूड एनी इक्विपमेंट और अप्लायंसेस यूज्ड इन एन ऑफिस। फैक्ट्री में ऑफिस भी होती है, ऑफिस में यूज ना हुआ हो। चैप्टर 82, 84, 85, 90 की सारी चीज़ें फैक्ट्री में यूज हुई होनी चाहिए। कहाँ यूज होनी चाहिए? ऑफिस में नहीं, फैक्ट्री में यूज हुई होनी चाहिए। पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट कहाँ यूज हुआ होना चाहिए? फैक्ट्री में यूज हुआ होना चाहिए, ऑफिस में नहीं। जिग्स एंड मुड्स एंड डाइज एंड पिक्चर्स फैक्ट्री में यूज हुआ होना चाहिए, ऑफिस में यूज हुआ नहीं होना चाहिए। कंपोनेंट, स्पेयर्स एंड एसेसरीज पहले और दूसरे की फैक्ट्री में यूज होनी चाहिए, ऑफिस में यूज नहीं होनी चाहिए। रिफ्रैक्टरी एंड रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स कहाँ यूज होनी चाहिए? फैक्ट्री में यूज होने चाहिए। स्टोरेज टैंक कहाँ यूज होना चाहिए? फैक्ट्री में यूज होना चाहिए। और लास्ट मैंने बताया मोटर व्हीकल, अदर देन अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, कहाँ यूज होना चाहिए? इन द फैक्ट्री यूज होना चाहिए, ऑफिस में यूज। वैसे भी ऑफिस में मोटर व्हीकल थोड़ी यूज करोगे, क्लियर है? फैक्ट्री में यूज कर सकते हो। और यही सारी चीजें आप आउटसाइड द फैक्ट्री भी यूज कर सकते हैं। सुनो, यही चीजें आप आउटसाइड द फैक्ट्री भी यूज कर सकते हैं, केवल और केवल जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर कैप्टिव यूज इन द फैक्ट्री। ओहो, अब बिजली अपनी फैक्ट्री में नहीं बनाएंगे। पता चला मजदूर जा रहे हैं करके हिलने लगेंगे, तो उनको हिलने से बचाने के लिए हमको फैक्ट्री के बाहर लगाना पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का यूनिट। तो अगर मैंने ये सारी चीजें इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए आउटसाइड द फैक्ट्री लगाई हुई हैं, फैक्ट्री में बिजली देने के लिए, तो भी वो कैपिटल गुड्स सैनवेट क्रेडिट के पर्पज से एलिजिबल गुड्स होंगे। कितना टेंशन है, नहीं? बहुत बड़ा टेंशन है। तीसरा, यूज्ड फॉर आउटपुट सर्विसेज, सोचना ही नहीं है। अगर हम आउटपुट सर्विसेज देने का काम करते हैं, और ये चीजें मैंने ली हैं अपने बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए, तो आउटपुट सर्विसेज आएगा। फिर से बोले, कैपिटल गुड्स मीन्स नंबर 1, द गुड्स फॉलिंग अंडर चैप्टर 82, 84, 85, 90 हेडिंग 6805, पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, कंपोनेंट, स्पेयर्स एंड एसेसरीज ऑफ 1 and 2, 3 हो गए। मुड्स एंड डाइज, जिग्स एंड फिक्सचर्स, बोलो, स्टोरेज टैंक, रिफ्रैक्टरी एंड रिफ्रैक्टरी मटेरियल, एंड लास्ट एक बताया मोटर व्हीकल अदर देन, छोड़ देते हैं क्या? यूज्ड इन द फैक्ट्री, यूज्ड इन द फैक्ट्री और नॉट इन द ऑफिस, यूज्ड आउटसाइड द फैक्ट्री फॉर द पर्पज ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच इज टू बी यूज्ड इन द फैक्ट्री एज अ कैप्टिव कंजम्पशन, और लास्ट फॉर द प्रोवाइडिंग आउटपुट सर्विसेज। पहला पॉइंट हम लोगों ने अभी तक खत्म किया, क्लियर है? तो
थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा, धीरे धीरे वो दूर भी होता जाएगा। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, पॉइंट नंबर 2, मोटर व्हीकल डिजाइंड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। और पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं, मोटर व्हीकल डिजाइंड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स। ओके, पॉइंट नंबर 2 में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, पॉइंट नंबर 3 में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। तो मोटर व्हीकल जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के काम आती है वो भी कैपिटल गुड्स है, मोटर व्हीकल जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के काम आती है वो भी कैपिटल गुड्स है। और उस कैपिटल गुड्स को खरीदने में मैंने टैक्स तो दिया होगा, ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी वगैरह दी है ना, चलो उसकी बात कर रहे हैं। और लास्ट बताया है कंपोनेंट स्पेयर्स एंड एसेसरीज ऑफ द मोटर व्हीकल विच आर कैपिटल गुड्स फॉर द एसएससी। दैट्स इट, वही चीज़ आ गई कि ये पॉइंट नंबर 2 और 3 के लिए जो मैंने कंपोनेंट स्पेयर पार्ट्स एंड एसेसरीज के लिए जो खर्चा किया है वो भी हमारा आ जाएगा कैपिटल गुड्स में। हो गए चारों पॉइंट, अब बोल सकते हैं चारों पॉइंट। अब थोड़ा और डिटेल करेंगे। कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन सोचो कितनी टफ है और कितनी आसानी से तैयार हो गई, नहीं? देखें जरा, कैपिटल गुड्स मीन्स the following goods, namely number 1 all the goods falling under the chapter 82, 84, 85, 90, 6804, 6805, grinding wheels and the like and parts thereof falling under heading इतना of the first schedule। सर 82, 84, 85, 90 में क्या आता है हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम उसके पीछे पढ़ने वाले नहीं। दूसरा पॉइंट, पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट। तीसरा, इन दोनों के कंपोनेंट्स स्पेयर्स एंड एसेसरीज, स्टोरेज टैंक, रिफ्रैक्टरी एंड रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स, जिग्स एंड मोड्स, डाइज एंड फिक्सचर्स। हाँ या ना, मोटर व्हीकल। और एक चीज़ छूट रही है, ट्यूब्स एंड पाइप्स एंड फिटिंग देयर ऑफ। चलो मोटर व्हीकल की बात कर रहे हैं जो पॉइंट नंबर 1 में दिया हुआ है। मोटर व्हीकल अदर देन दोज फॉलिंग अंडर द टैरिफ हेडिंग 8703, 8703, 8704, 8711, नीचे दिया हुआ है 8702, 8703, 4 एंड 11 आर एज फॉलोज। इनको छोड़ करके जो छोड़ना है पहले में उनकी बात बता रहे, किनको छोड़ना है। मोटर व्हीकल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ 10 और मोर पर्सन्स इंक्लूडिंग द ड्राइवर। किसी भी ऐसी गाड़ी को हटा दो जिसमें 10 या उससे अधिक लोग आ सकते हैं, ड्राइवर को शामिल करते हुए, उसको शामिल नहीं करेंगे। वो दूसरा, मोटर कार एंड अदर मोटर व्हीकल प्रिंसिपली डिजाइंड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन्स अदर देन दोज कवर्ड इन वन अबव इंक्लूडिंग स्टेशंस, वैगन्स एंड रेसिंग कार्स। यानी रेसिंग कार वगैरह को भी इसमें शामिल नहीं किया गया है। मोटर व्हीकल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, क्यों? क्योंकि वो तीसरे में आया है, दूसरे में वही तो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का। तो मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, वो दोनों हटा दिए गए। वो किस में शामिल किए गए हैं? नीचे शामिल किए गए हैं। मोटरसाइकिल्स एंड साइकिल्स फिटेड विद एन, तो मोटर व्हीकल थोड़ी होता है मोटरसाइकिल, और साइकिल मोटर व्हीकल थोड़ी होता है। साइड में टायर थोड़ी लगे होते हैं, भले ही लगे हो। अब ये थोड़ी कि दो मोटरसाइकिल को आपस में जोड़ दो का दो 4 व्हीलर है, होता भी है। तो यहाँ पर वही लिखा है, मोटरसाइकिल्स एंड साइकिल्स फिटेड विद एन ऑक्सिलरी मोटर विद और विदाउट साइड कार्स। ठीक है ना, एक होता है ना मोटरसाइकिल साइड में एक बैठने का होता है, ऐसे चलते हैं, ये दोस्ती गाना है ना। यहाँ तो कोई दिक्कत हो तो बोलो, है फिर से देखें। बड़ी टेंशन है, नहीं पहले में ही टेंशन है। अगर कैपिटल गुड्स तैयार तो उसके बाद टेंशन खत्म होती जाती है, क्योंकि इसका यूज़ हर जगह आएगा, हर एक पैरा, हर एक दूसरे पैरा में इसका यूज़ मिलेगा। कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स। और जब हम कैपिटल गुड्स की बात करेंगे ये चीज़ें तुरंत क्लिक करनी चाहिए कि अच्छा पहला आया था चैप्टर 82, 84, 90, 82, 84, 85, 90, 6805, ठीक है ना, ये शामिल होंगे। दूसरा, पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, इन तीन दोनों के कंपोनेंट्स, स्पेयर्स एंड एसेसरीज, जिग्स एंड डाइज, मुड्स एंड फिक्सचर्स, और स्टोरेज टैंक, और ट्यूब्स एंड पाइप्स एंड फिटिंग देयर ऑफ, और मोटर व्हीकल अदर देन छोड़ दो। तो मोटर व्हीकल में वो शामिल नहीं है जो पॉइंट नंबर 2 में शामिल है, जो पॉइंट नंबर 3 में शामिल है, पॉइंट नंबर 4 में शामिल है, और मोटरसाइकिल और बाइक्स वगैरह, रेसिंग कार्स इसमें शामिल नहीं होंगी। दैट्स इट। हाँ है ना। कहाँ यूज़ होना चाहिए? इन द फैक्ट्री, ऑफिस में नहीं यूज़ हो, आउटसाइड द फैक्ट्री, बिजली बनाने में यूज़ हो, या आउटपुट सर्विसेज देने में यूज़ हो। पहला पॉइंट अब खत्म। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, मोटर व्हीकल फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स।
और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर पॉइंट नंबर 3। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, मैं खुद देता हूं सर्विस। सुन, तुमको सामान भिजवाना है कानपुर में, भिजवाना है, दे देना, हम भिजवा देंगे, पैसा दे देना। यहाँ तो मैं ये काम करता हूँ, सामान भिजवाना है कानपुर में, ले जाओ गाड़ी, गाड़ी का किराया दे देना, दोनों काम करते हैं। ये भी हो सकता है, या तो मैं गाड़ी तुम्हें दे दूँ किराए पर, या तो तुम मुझे सामान दे दो, मैं तुम्हारा सामान पहुँचवा दूँ। मेरी बात समझ में आई? हाँ या ना? यही पॉइंट लिखा हुआ है इसमें। फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, रेंटिंग ऑफ सच मोटर व्हीकल, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इनपुट्स एंड कैपिटल गुड्स, हम तुम्हारा सामान इधर से उधर करवाते हैं, और प्रोवाइडिंग एन आउटपुट सर्विस ऑफ कोरियर एजेंसी, ये सब शामिल है। तो मोटर व्हीकल में कौन कौन सी आएगा? यहाँ तो हम तुम्हारा सामान इधर से उधर ले जाएं, या गाड़ी ही तुम्हें रेंट पर दे दें, या हम कोरियर एजेंसी का काम करते हो सामान इधर से उधर ले जाने के लिए। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर में क्या आएगा? यहां तो हम तुम्हें गाड़ी ही दे देते हो रेंट पर चलाने के लिए, गाड़ी ले जाओ, जाओ जहां जाना हो, हमको किराया दे देना, या हम लोगों को इधर से उधर ले जाने का काम करते हो। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर और रेंटिंग ऑफ सच मोटर व्हीकल, वही चीज। उसमें तीसरी चीज क्या आती? कोरियर। और इसमें क्या है? मोटर ड्राइविंग स्कूल होता है ना, आए गाड़ी चलाने सीखे 500 रुपये में, लिखा रहता है ना, वही है। Components, spares and accessories relating to the motor vehicle which are to be known as capital goods for the SSC, that's it। अब जाकर के हम लोग की डेफिनेशन क्या हुई? कंप्लीट। अब एक काम करो, कॉपी निकालो और इस डेफिनेशन को 2 बार लिखो खुद से। बीपी हाई है, मैं जानता हूँ, फायदा मिलेगा। किताब बंद कर लेंगे, देखें, लिख लिए होंगे। डेफिनेशन में कहीं कोई दिक्कत अब है? सेकंड डेफिनेशन दी हुई है एग्जेम्प्टेड गुड्स, और थर्ड डेफिनेशन दी हुई है एग्जेम्प्टेड सर्विसेज। सेकंड डेफिनेशन है एग्जेम्प्टेड गुड्स और थर्ड डेफिनेशन है एग्जेम्प्टेड सर्विसेज। एग्जेम्प्टेड गुड्स वो होते हैं, एग्जेम्प्टेड गुड्स वो होते हैं जिन पर या तो नील रेट ऑफ ड्यूटी लगती है, या 100% गुड्स एग्जेम्प्ट होते हैं टैक्स से, और या तो फिर ऐसे गुड्स जिन पर 1/2011 एंड 12/2012 नोटिफिकेशन का सिस्टम लागू होता है। 3 तरह के गुड्स हम एग्जेम्प्टेड गुड्स मानेंगे। 3 तरह के गुड्स हम एग्जेम्प्टेड गुड्स मानेंगे। पहला, जिन पर नील रेट ऑफ ड्यूटी लगती है, या 100% गुड्स ड्यूटी से एग्जेम्प्ट होता है, या वो गुड्स कवर होता है अंडर द नोटिफिकेशन नंबर 1/2011 और 12/2012। क्लियर है? नोटिफिकेशन नंबर इज 1/2011 या 12/2012। अगर गुड्स इस नोटिफिकेशन नंबर से गवर्न होता है तो। सर ये क्या बला है? तो कहा गया 1/2011 वो गुड्स हैं जिस पर ड्यूटी पे की जाती है 2% के हिसाब से, और 12/2012 वो गुड्स हैं जिन पर ड्यूटी पे की जाती है 1% के हिसाब से, कोल एंड फर्टिलाइजर्स। तो 2% एंड 1% रेट ऑफ ड्यूटी का आने वाला गुड्स जो नोटिफिकेशन नंबर 1/2011, 1/2011 और 12/2012 से अगर गवर्न होते हैं तो वो भी हमारे एग्जेम्प्टेड गुड्स माने जाएंगे। दे आर नॉट द 100% एग्जेम्प्टेड गुड्स, बट दोज गुड्स आर अंडर द कैटेगरी ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स while we are just going to avail the benefit of SANVIT credit, those goods are to be known as exempted goods। भले ही 2% का रेट है, 1% का रेट है, बावजूद इसके हम उनको exempted goods की कैटेगरी में रखेंगे। जब भी हम exempted goods वर्ड बोलेंगे तो ये 2% और 1% वाले भी आ जाएंगे। नील रेट ऑफ ड्यूटी, 100% exempted goods, या 2% और 1% जो 1/2011 और 12/2012 नोटिफिकेशन नंबर की कैटेगरी में आएंगे, वो याद रहेगा। पढ़ देता हूं। एग्जेम्प्टेड गुड्स मीन्स एक्साइजेबल गुड्स। एक्साइजेबल गुड्स, एक्साइजेबल गुड्स
which are exempt from the whole of the duty of excise tax leviable thereon, and includes goods which are chargeable to nil rate of duty and goods in respect of which the benefit of an exemption notification number इतना और इतना on which 2% 1% tax is leviable. That's it. आते हैं एग्जेम्प्टेड सर्विसेज। सर अब तो समझना हुआ और भी आसान। अगर हमको एग्जेम्प्टेड गुड समझ में आ गया तो एग्जेम्प्टेड सर्विसेज को तो कोई टेंशन ही नहीं पालनी। क्यों? टैक्सेबल सर्विसेज, एग्जेम्प्टेड सर्विसेज मीन्स taxable services which is 100% exempt from duty. Exempted services means a service on which no any tax is leviable, यानी निगेटिव लिस्ट की सर्विस। बोलो, बोलते क्यों नहीं? या तो 100% एग्जेम्प्ट हो या निगेटिव लिस्ट की सर्विसेज हो, या टैक्सेबल सर्विसेज हुज पार्ट ऑफ द वैल्यू इज एग्जेम्प्टेड ऑन द कंडीशन that no any input services used for providing such taxable services shall be taken but shall not include a service which is exported। छोड़ दो। कुल मिलाकर यहाँ पर भी दो ही चीज़ों को बोला गया। एग्जेम्प्टेड सर्विसेज का मतलब ऐसी सर्विसेज जो 100% रेट ऑफ ड्यूटी से माफ़ हो, मतलब 100% रेट ऑफ ड्यूटी छूट हो, और दूसरा जिस पर नील रेट ऑफ ड्यूटी हो। बात खत्म। ये दो चीज़ें याद रखनी है तुम लोगों को। क्लियर? फाइनल प्रोडक्ट देख लें। फाइनल प्रोडक्ट की डेफिनेशन देखें। सर आप रूल नंबर नहीं बता रहे, रूल नंबर नहीं करना, कोई ज़रूरत नहीं है। डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत है, इंपॉर्टेंट चीज़ है फाइनल डेफिनेशन। फाइनल प्रोडक्ट मीन्स एक्साइजेबल गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस फ्रॉम इनपुट और यूजिंग इनपुट सर्विसेज। फाइनल प्रोडक्ट मीन्स एक्साइजेबल गुड्स विच हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग इनपुट और यूजिंग इनपुट सर्विसेज। फाइनल प्रोडक्ट मीन्स the excisable goods which has been produced by using input or input services, which has been produced by using input यानी input goods, input का मतलब input goods, input और input services। हमने केवल input बोला तो input goods और input services। हाँ या ना? फर्स्ट स्टेज डीलर छोड़ दें आप लोग। इनपुट की डेफिनेशन देखें। अब बोलो, अब तो समझ में आ रहा है इनपुट की डेफिनेशन क्यों देखेंगे? क्योंकि यहाँ इनपुट था, यहाँ कैपिटल गुड्स था, यहाँ पर तुम्हारा आउटपुट सर्विसेज था। कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन देख ली, एग्जेम्प्टेड गुड्स की देख ली, एग्जेम्प्टेड सर्विसेज की देख ली। अब हम किसकी देखने जा रहे हैं? इनपुट। किसकी देखने जा रहे हैं? इनपुट। इनपुट मीन्स सेम वही टेंशन जो हम लोगों ने कैपिटल गुड्स में पाली थी। इनपुट मीन्स ऑल गुड्स यूज्ड इन द फैक्ट्री फॉर द पर्पज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और प्रोड्यूसिंग द फाइनल प्रोडक्ट। इनपुट मीन्स ऑल द गुड्स, नॉट कैपिटल गुड्स। इनपुट मीन्स ऑल द गुड्स, नॉट द capital goods. Input means all the goods which has to be used in the factory by the manufacturer of the final product or any goods including accessories cleared along with the final product, the value of which is includable in the value of the final product. That's it. या इसमें शामिल है goods used for providing free services और वारंटी। होता क्या है, जब सामान निकलता है तो उसके साथ साथ दूसरा सामान भी निकल जाता है। एसेसरीज देखते हो? एसेसरीज गाड़ी बनवाने, गाड़ी निकलवाते हो अपनी मोटरसाइकिल, तो मोटरसाइकिल के साथ साथ उसकी एसेसरीज भी ले लेते हो। हाँ या ना? नहीं लेते हो? कभी कभी देखो पेन में लेने जाते हो तो पेन के साथ साथ उसकी 2 रिफिल्स उसमें ऑलरेडी अटैच्ड होती हैं। मोबाइल लेने जाते हो तो चार्जर मिल जाता है साथ में। देखो ना, साथ में कितनी अच्छी बात बोल रहा है। बैटरी भी लगी होती कि नहीं? चार्ज किसको करोगे? चलो, all goods used in the factory by the manufacturer for the purpose of producing the final product। दूसरा, any goods including accessories, all goods used for generation of electricity, all goods used for providing any output service। That's it। कितना सिंपल है। कोई भी सामान जो हमारी फैक्ट्री में यूज होता हो, प्रोडक्शन ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, कोई भी सामान जो उस फाइनल प्रोडक्ट के साथ साथ डिस्पैच हो जाता हो, वारंटी में यूज़ होने वाला सामान, वो भी इसमें इनपुट में आएगा। बोलो। और कोई भी ऐसा इनपुट जो हमारा आउटपुट सर्विस देने के लिए यूज़ होता हो,
या बिजली बनाने में यूज होता हो। बट एक्सक्लूड्स, अलग किया गया, इनपुट में शामिल नहीं है, एक्सक्लूजन है। क्या शामिल नहीं किया गया है इनपुट में? लाइट डीजल ऑयल, हाई स्पीड डीजल और मोटर स्पिरिट। और मोटर स्पिरिट कॉमनली नोन एज पेट्रोल। मोटर स्पिरिट यानी कि पेट्रोल। हम लोग एग रोल जानते थे, आज पेट्रोल भी जान रहे हैं। एनी गुड्स यूज फॉर, कोई भी ऐसा सामान जो यूज होता है कंस्ट्रक्शन और एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क्स, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अ बिल्डिंग और अ सिविल कंस्ट्रक्शन और अ पार्ट देयर ऑफ। देखो ना, इनपुट में से क्या हटाया गया है? पेट्रोल और डीजल हटा दिए गए। इनपुट में से क्या हटा दिया गया? पेट्रोल एंड डीजल इनपुट में से हटा दिया गया। कोई भी ऐसा सामान जो बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में यूज होता हो, कोई भी गुड्स जो यूज होता है लेइंग ऑफ द फाउंडेशन और मेकिंग ऑफ स्ट्रक्चर फॉर सपोर्टिंग ऑफ द कैपिटल गुड्स। हमको कैपिटल गुड्स यहाँ मशीन बैठानी है, मशीन के बैठाने के लिए मैंने ज़मीन पूरी खोद डाली, एक तरह से सिविल वर्क किया। क्या यूज़ किया? सिविल वर्क, फाउंडेशन बैठाया ताकि मशीन हिले ना, वाइब्रेशन फ्री होकर के काम हो सके, एक जगह काम हो सके। अगर मैंने उन चीज़ों के लिए फाउंडेशन बैठाने का काम किया तो वो भी काम शामिल नहीं होगा, यानी इनपुट में शामिल नहीं होगा। अच्छा, exclude capital goods except when used as a part or components in the manufacture of a final product। इनपुट में एक्सक्लूड है मोटर व्हीकल। इनपुट में क्या एक्सक्लूड है? मोटर व्हीकल। तो सर ये तो कैपिटल गुड्स है, हाँ हटा दिया गया। इनपुट में क्या एक्सक्लूड है? मोटर व्हीकल। इनपुट में क्या एक्सक्लूड है? कैपिटल गुड्स। इनपुट में क्या एक्सक्लूड है? एनी गुड्स विच हैव नो रिलेशनशिप व्हाटएवर विद द मैन्युफैक्चर ऑफ अ फाइनल प्रोडक्ट। बस बात खत्म। इनपुट बड़ा इजी है। इनपुट का मतलब सर वो होता है जिसमें हम कोई भी सामान यूज करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ प्रोड्यूसिंग फाइनल प्रोडक्ट। इनपुट में वो चीज़ शामिल होती है जो फाइनल प्रोडक्ट के साथ साथ चला जाता है। इनपुट में वो चीज़ें शामिल होती हैं जो एज अ वारंटी गुड्स की तरह यूज होगा आगे चल करके। इनपुट में शामिल होगा बिजली से बनाने से रिलेटेड काम, और इनपुट में वो चीज़ें शामिल होती हैं जो आउटपुट सर्विस देने के काम आए। सारी चीज़ें इनपुट में आती हैं, लेकिन एक्सक्लूड करते हैं हम लोग क्या? पेट्रोल या डीजल, सिविल वर्क करने से रिलेटेड, फाउंडेशन बैठाने से रिलेटेड, और फिर कैपिटल गुड्स, चाहे वो मोटर व्हीकल हो, चाहे कोई एनी अदर कैपिटल गुड्स हो। और फिर लास्ट में बताया कि जिसका कोई रिलेशनशिप ही ना हो सामान बनाने से रिलेटेड, तो वो इनपुट नहीं है। वो इनपुट नहीं है। अगर उस सामान का कोई आउटपुट गुड से रिलेटेड लेन देन नहीं है तो इसका मतलब फाइनल प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई लेन देन नहीं है, ट्रांजैक्शन का कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो उसका मतलब वो भी हमारा इनपुट नहीं माना जाएगा। बोलो। अब इनपुट देख लिया तो यानी इनपुट गुड्स देखा, अब इनपुट सर्विसेज भी देख लो। क्या देख लो? इनपुट सर्विसेज नहीं देखेंगे, अभी छोड़ देते हैं इनपुट सर्विसेज, अभी नहीं देखने वाले। हम वापस आएंगे पेज नंबर सैनवेट क्रेडिट पर। सैनवेट क्रेडिट मतलब क्या होता है दोबारा पढ़ने की कोशिश करेंगे। सैनवेट क्रेडिट का मतलब क्या है? दोबारा पढ़ने की कोशिश करते हैं। सैनवेट क्रेडिट का मतलब होता है, अब फिर से सुनना, कोई भी मैन्युफैक्चरर जो इनपुट यूज़ करता है, कैपिटल गुड्स यूज़ करता है और आउटपुट सर्विसेज इनपुट सर्विसेज यूज़ करता है, और उनका पर्पस किसी फाइनल प्रोडक्ट को बनाना हो और उस पर ड्यूटी जब देता है तो इन सारी ड्यूटीज़ की क्रेडिट ले लेना, कॉमनली हम इसको कहते हैं सैनवेट क्रेडिट। इसी तरह अगर कोई आउटपुट सर्विस देने वाला बंदा है, उसने कोई इनपुट यूज़ किया, कैपिटल गुड्स यूज़ किया या इनपुट सर्विसेज यूज़ किया, और इनको यूज़ करते समय उसने कोई एक्साइज ड्यूटी या सर्विस टैक्स का पेमेंट किया था और अब वो आउटपुट सर्विसेज दे रहा है, तो आउटपुट सर्विस टैक्स देते समय इन सारे टैक्सेस की क्रेडिट ले लेगा, जिसको हम सैनवेट क्रेडिट के नाम से जानते हैं। कौन सी ड्यूटीज़ होती हैं सर? हमें तो अब याद है, बेसिक एक्साइज ड्यूटी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी, स्पेशल सीवीडी और एनसीसीडी नेशनल कैलेमिटी कंटिजेंट ड्यूटी,
और एजुकेशन सेस और सेकेंडरी हैंड हायर एजुकेशन और सर्विस टैक्स और एजुकेशन सेस और सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस, ये ड्यूटीज़ शामिल होंगी और एडिशनल ड्यूटी ऑफ लेविएबल। ठीक है, ये हो गया हम लोग का। पेड ऑन, किस पर पे किया गया हो, एनी इनपुट और कैपिटल गुड्स, ये सारी ड्यूटीज़ जिनका हम क्रेडिट लेने जा रहे हैं, यहाँ तो इनपुट पर पे की गई हो, या तो कैपिटल गुड्स पर पे की गई हो, या सर्विसेज पर पे की गई हो, तो हम उनकी क्रेडिट ले लेंगे। इसी को हम कहते हैं सैनवेट क्रेडिट। याद हो गया सर जी, हम लोग को तो रूल 3 पढ़ने की अब ज़रूरत ही नहीं है। बोलो, रूल 3 पढ़ने की ज़रूरत है? बोलते क्यों नहीं? नहीं। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, बोलते हैं ना। देखो, पहला है जॉब वर्क, जॉब वर्कर मैन्युफैक्चरिंग एग्जेम्प्ट इंटरमीडिएट गुड्स एलिजिबल टू अवेल सैनवेट क्रेडिट। तुम लोग के पास 1 मिनट है, इसको पढ़ो और हमें बताओ कि किस चीज़ के टैक्स की क्रेडिट लेने की बात बोलता है। जॉब वर्कर, सुनो, जॉब वर्कर मैन्युफैक्चरिंग एग्जेम्प्टेड इंटरमीडिएट गुड्स, अंडरलाइन कर लेना, एग्जेम्प्टेड इंटरमीडिएट गुड्स। सुनो ना, इंटरमीडिएट गुड्स तो पहले से ही मैंने बता रखे हैं, नॉर्मली सारे के सारे कैप्टिव कंजम्पशन माने जाते हैं, और सारे के सारे कैप्टिव कंजम्पशन ऑलरेडी मैक्सिमम को तो हमने एग्जेम्पशन दे ही रखा है। ये हम पहले भी एक्साइज ड्यूटी में बता चुके हैं। जितने भी इंटरमीडिएट गुड्स या कैप्टिव कंजम्पशन वाले गुड्स होते हैं, नॉर्मली उनको एग्जेम्प्ट कर रखा गया है। नॉर्मली लगभग सारे इंटरमीडिएट गुड्स या कैप्टिव कंजम्पशन वाले गुड्स को माफ़ किया गया है टैक्स से। आप जब फाइनल प्रोडक्ट बना लेंगे तब आप टैक्स देंगे, दैट्स इट। यही बोला गया है ना। बीच में आप बार बार सामान बनाते जा रहे हैं, फाइनल प्रोडक्ट आता जा रहा है एक नई आइडेंटिटी के साथ, तो आप टैक्स देते जाओ, उचित नहीं है, क्योंकि वो एक्साइजेबल है, जेन्युइन नहीं है। पक्की बात है, बताया था कि जो हम इंटरमीडिएट गुड्स बनाते हैं, जो हम कैप्टिव कंजम्पशन वाले गुड्स बनाते हैं, उन पर टैक्स देना नहीं है, क्योंकि वो एग्जेम्प्टेड है। नॉर्मली वो सारे गुड्स एग्जेम्प्टेड होते हैं। तो यहाँ पर अगर नहीं भी लिखता एग्जेम्प्टेड इंटरमीडिएट गुड्स, तो भी हम समझ जाते कि हम किसकी बात करते हैं। तो इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब यहाँ पर कैप्टिव कंजम्पशन है। और वहाँ पर जॉब वर्कर आ गया। कौन आ गया? हमने कोई सामान बनाया, ये पेन बनाई, मैंने कहा जॉब वर्कर से जाओ, फिनिशिंग का काम तुम्हारा। अब जॉब वर्कर गया, फिनिशिंग का काम करके दिया मेरे लिए, फिर ये फाइनल प्रोडक्ट तो है, लेकिन अभी मेरे को इस पर प्रोसेस करना बाकी है, कैप्टिव कंजम्पशन कर रहे हैं हम। सैनवेट क्रेडिट इज अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ अवर मेंशन ड्यूटीज, टैक्स और सेस पेड ऑन इन इनपुट और इनपुट सर्विस यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स by a job worker availing the benefit of exemption specified in notification itna and received by the manufacturer for use in it or in relation to the manufacture of final product। क्या है ये नोटिफिकेशन, पहले वो पढ़ लेते हैं। दिस नोटिफिकेशन ग्रांट एग्जेम्पशन टू स्पेसिफाइड गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन अ फैक्ट्री एज अ जॉब वर्क। सर हवा नहीं लगी? हाँ नहीं लगेगी, ऐसे कैसे हवा लग जाएगी? हवा लगना खराब बात होती है कि नहीं? हाँ। नोटिफिकेशन, दिस नोटिफिकेशन ग्रांट एग्जेम्पशन टू स्पेसिफाइड गुड्स, specified goods manufactured in a factory as a job work and used in the manufacture of final product which are liable to excise duty। होता क्या है, मैंने ये जॉब वर्क पर दे दिया काम, अपनी ही फैक्ट्री में जॉब वर्क पर दे दिया, सामान मेरे यहाँ पूरा बना, फिर मैं ही इसको कैप्टिव कंजम्पशन की तरह यूज कर रहा हूँ। तो कहा गया जॉब वर्क पर ड्यूटी कैसे होती है ये तुम लोग नहीं जानते, तो अभी हम इसको छोड़ दें। जब हम लोग जॉब वर्कर पर ड्यूटी के बारे में बात कर लेंगे तो हम लोग एग्जामिशन की भी बात समझ लेंगे और उस पर सैनवेट क्रेडिट की भी बात समझ लेंगे। फिलहाल इतना ही समझो, यहाँ पर ये लिखा है कि अगर मैंने कोई काम जॉब वर्क पर दिया है और इंटरमीडिएट गुड्स बन करके मेरे पास आता है कैप्टिव कंजम्पशन के लिए, एग्जामिशन ही होगा नॉर्मली, तो कहा गया कि उन इनपुट्स पर किए गए सारे पेमेंट्स, इस इनपुट पर किए गए सारे पेमेंट, चाहे वो इनपुट का हो टैक्स, चाहे वो कैपिटल गुड्स का हो टैक्स या सर्विस टैक्स हो, उसका हम क्रेडिट ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बस यही बोल रहा है।
कि कैप्टिव कंजम्पशन जो एग्जेम्प्टेड होते हैं उन कैप्टिव कंजम्पशन पर लगने वाले जितने भी टैक्सेस होते हैं उनकी भी सैंडविच क्रेडिट हम ले लेते हैं। पढ़ते हैं वापस। जॉब वर्कर सैंडविच क्रेडिट इज अलाउड इन रेस्पेक्ट ऑफ द अबव मेंशन्ड ड्यूटीज। ओके, अबव मेंशन्ड ड्यूटीज जो ऊपर बताई गई थी, बेसिक एक्साइज ड्यूटी, CVD, एडिशनल ड्यूटी ऑफ एक्साइज, एजुकेशन सेस फलाना एंड डिमाका ऑन एनी इनपुट और इनपुट सर्विस यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स बाय अ जॉब वर्कर अवेलिंग द बेनिफिट ऑफ एग्जेम्पशन फलाना एंड डिमाका। आओ, अमाउंट ऑफ एक्साइज ड्यूटी पेड, अभी फिलहाल इतना ही समझते हैं क्योंकि आगे चलकर मैं तुम लोग को बताऊंगा कि इस एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन का मतलब क्या था। अमाउंट ऑफ एक्साइज ड्यूटी पेड ऑन कैपिटल गुड्स एट द डी बॉन्डिंग ऑफ अ यूनिट अलाउज एज अ सैंडविच क्रेडिट। CVD पेड छोड़ दो, हम जान रहे हैं तुम लोग के सर के ऊपर से अब गुजर रहा है। 5 पॉइंट हैं, देखें, फर्स्ट, 2, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ तक होगा ना। सेवन 7.9 बस इतना ही है। ये 4 पॉइंट हम लोग को अलग से देखने पड़ेंगे। पेज नंबर 7.9 पर छोटी सी चीज़ है, ख़त्म कर दें। पेज नंबर 7.9 पर छोटी सी चीज़ है, तुरंत ख़त्म कर दें। नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो हम लोग का दिमाग बिल्कुल फ्रेश रहेगा। तो जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने आज पढ़ी वो मुश्किल से कितनी देर में रिवाइज़ हो जाएंगी? हार्डली 2 मिनट लगेगा। जितना भी 1 घंटे में पढ़ा वो पूरे 2 मिनट में रिवीजन होगा। उस समय हम लोग बड़ी तेज़ी से समझ भी पाएंगे कि आगे हम पढ़ क्या रहे हैं। पॉइंट नंबर 3 है यूटिलाइजेशन ऑफ सैंडविच क्रेडिट। पॉइंट नंबर पेज नंबर 7.9 है, पॉइंट नंबर 3 है उसी टॉपिक का। छोटा सा आइटम है यूटिलाइजेशन ऑफ सैंडविच क्रेडिट। ये जो सैंडविच क्रेडिट हम ले रहे हैं ना, कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे? अच्छा, बेसिक एक्साइज ड्यूटी का यूज़ क्या हम बेसिक एक्साइज ड्यूटी के लिए ही करेंगे, या बेसिक एक्साइज ड्यूटी का जो मैंने पेमेंट किया है उसका यूज़ हम NCCD के लिए भी कर सकते हैं, या बेसिक एक्साइज ड्यूटी का यूज़ हम लोग एजुकेशन सेस के लिए भी कर सकते हैं, या बेसिक एक्साइज ड्यूटी का यूज़ हम लोग सर्विस टैक्स के लिए भी कर सकते हैं। अच्छा, NCCD का यूज़ केवल NCCD के लिए होगा, या NCCD का यूज़ बेसिक एक्साइज के लिए भी होगा, या NCCD का यूज़ हम लोग एजुकेशन सेस के लिए भी कर सकते हैं, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस के लिए भी कर सकते हैं, या काउंटर विलिंग ड्यूटी स्पेशल के लिए भी कर सकते हैं। दिमाग पक जाएगा, ज़रा देखते हैं। उसी की तो बात कर रहे हैं कि हर एक ड्यूटी का आप यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं। आपने लिस्ट बनाई, ये बेसिक एक्साइज ड्यूटी, ये काउंटर वेलिंग ड्यूटी, ये जब सामान खरीद रहे थे उस समय पे की, ये एजुकेशन सेस, ये सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन, ये एजुकेशन सेस सर्विसेज पर, ये सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सर्विसेज पर, ये सर्विस टैक्स, सबकी लिस्ट बनाते गए। अब उनके यूटिलाइजेशन की बात हो रही है, किसका कहाँ पर क्रेडिट लेंगे, बस ना। एलिजिबल पेमेंट सैंडविच क्रेडिट कैन बी यूटिलाइज फॉर द पेमेंट ऑफ एनी एक्साइज ड्यूटी ऑन एनी फाइनल प्रोडक्ट। किसी भी सामान पर ले सकते हैं। An amount equal to sandwich credit taken on input if such inputs are removed as such. An amount equal to sandwich credit taken on input, जब हम कोई सामान इनपुट की तरह यूज किए, आया, सैंडविच पेमेंट हुआ, ड्यूटी का पेमेंट हुआ। अब उस सामान को, ये सामान मैंने खरीदा, खरीदते समय ड्यूटी का पेमेंट गया, इस सामान को एज सच हम रिमूव कर रहे हैं, इसमें कोई चेंज किए बिना। तो जब हम खरीदे थे तो ड्यूटी गई थी, जब बेच रहे हैं तो ड्यूटी फिर जाएगी। तो क्या इस पेमेंट की ड्यूटी की क्रेडिट लेंगे? हाँ, ले लेंगे। बात समझ में आई? बात समझ में आई? नहीं, मैंने 10 रुपये का सामान खरीदा, ये कोई चेंजेस नहीं की, 10 रुपये खरीदा, 2 रुपये ड्यूटी दी। सामान था 8 रुपये का, 2 रुपये का ड्यूटी। अब इस सामान को मैं 12 रुपये में बेच रहा हूँ और 3 रुपये की ड्यूटी लग रही है, सेम एज सच रिमूव कर रहा हूँ। तो क्या वो 2 रुपये जो पेमेंट किया क्रेडिट मिल जाएगी? हाँ। अब हमको 1 ही रुपया टैक्स देना पड़ेगा, पक्की बात है ना। लिखा हुआ है एन अमाउंट इक्वल टू सैंडविच क्रेडिट टेकन ऑन इनपुट्स इफ सच इनपुट्स आर रिमूव्ड एज सच। एन अमाउंट इक्वल टू सैंडविच क्रेडिट टेकन ऑन कैपिटल गुड्स इफ सच गुड्स कैपिटल गुड्स आर रिमूव्ड एज सच। सेम वही चीज, मशीन खरीदी, मशीन को एज सच रिमूव कर दिया। एन अमाउंट व्हेन गुड्स आर क्लियर्ड फॉर रिपेयर्स, सर्विस टैक्स ऑन एनी आउटपुट सर्विसेज। तुम लोग को फिलहाल इतनी ही चीजें दिमाग में रखनी है।
उम्मीद करते हैं पढ़ के आओगे। तो पढ़ के आओगे तो इसके आगे की चीज़ें धीरे धीरे समझ में आएंगी, और नेक्स्ट क्लास अगर समझ में आ गया तो उसके बाद जो क्लास चलेगा उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू बच्चों।